और बाजारों के खुलने की तैयारी होती हुई दिख रही प्री ओपनिंग सेशन में पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। और बेसिक निफ्टी धीरे धीरे थोड़ी कमजोरी की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन दीपेश, आपसे राय लेना चाहता हूं एक तो बैंक निफ्टी पर जहां पर कमजोरी दिखी हमने शुक्रवार के सेशन में, और दूसरा एक्सिस बैंक जहां पर कुछ बड़े सौदे होते नजर आए ब्लॉक डील्स में। लगभग 1 करोड़ 90 लाख शेयरों के 550 रुपए पर यहां पर ब्लॉक्स बदलते हुए दिखे थे। गोल्डमैन सैक्स ने यहां पर थोड़ी खरीदारी की थी। बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे और क्या बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में एक्सिस बैंक मजबूत दिख रहा है या फिर आखिर में जिस तरह की गिरावट हुई वो कमजोरी की तरफ इशारा कर रही है? अगर अनिल जी देखें तो 18,500 का जो एक लेवल था तो उसके ऊपर एक डिसाइसिव क्लोज देने की कोशिश 2 या 3 बार कर चुका है बैंक निफ्टी और उसके ऊपर क्लोजिंग ही नहीं दे पा रहा है। बट ये अगर मूव अगर आप देखें जो बार बार 18,500 जो हाईएस्ट बिल्डअप था वेडनेसडे थर्सडे तक उसको ट्रेड करने की कोशिश कर रहा था 2-3 दिनों तक, और फिर एक कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो 18,500 का जो हाईएस्ट बिल्डअप था वो 19,000 पे शिफ्ट हो गया और जो 17,500 पे जो पुट का हाईएस्ट बिल्डअप था वो 18,000 पे कंफर्टेबली शिफ्ट हो गया। सो एक समवेयर एक बाय ऑन डिप्स का एक स्ट्रैटेजी मान के चल सकता हो। अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे 100-150 पॉइंट की गिरावट कहाँ भी इंट्राडे पे दिखे तो मुझे लगता है एक्सपायरी के लिए ऐसे बाइंग की जा सकती है। ऊपर में 18,500 के ऊपर की क्लोजिंग आए तो उसके ऊपर एड ऑन भी कर सकते हैं। ऊपर में 19,000 का एक 100 का एक अप मूव में भी एक्सपायरी तक भी देखा जा सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। एक्सिस बैंक की बात करूं ये पॉइंट ऑफ टाइम पे तो थोड़ा स्टॉक कंसोलिडेटिंग रेंज में ये पॉइंट ऑफ टाइम पे, बट एक अराउंड 570 to 574 एक थ्रेशोल्ड लेवल एक हायर साइड पे उसके ऊपर निकलता है तो एक बहुत ही कंफर्टेबली तेजी कर सकते हैं काउंटर के अंदर। ऊपर में 590 तक के टारगेट्स अनफोल्ड हो सकते हैं। ओके, तो ये राय आती हुई इस वक्त बैंक निफ्टी पर और बाजारों के खुलने की तैयारी यहां पर प्री ओपनिंग सेशन में, और आप देख सकते हैं किस तरह के संकेत आ रहे हैं। सेक्स निफ्टी से थोड़ी कमजोरी की तरफ संकेत है। देखना होगा भारतीय की बाजार उस लिहाज से एक कमजोर शुरुआत करते हैं या फिर कुछ बेहतर सिचुएशन इस वक्त आपको नजर आती है। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई सेंसेक्स और निफ्टी पर 200 अंक नीचे सेंसेक्स है और निफ्टी 66 अंक ऊपर है। दोनों अलग अलग डायरेक्शन में सेंसेक्स और निफ्टी। आईटी से 10% ऊपर है जो कि दिखेगा नहीं आपको। ये सब कुछ करामात और कारनामा पहला जो प्री ओपनिंग सेशन है उसी में हो सकता है पहले ट्रेड के आसपास, लेकिन बाद में सेंसिबल ट्रेड्स आते हुए दिखेंगे। सिप्ला 7% ऊपर आपको नजर आएगा यहां पर प्री ओपनिंग सेशन में, और इसके अलावा अंबुजा सीमेंट 2% कमजोर है, टीसीएस 2% कमजोर है और निफ्टी 22 पॉइंट ऊपर आपको नजर आएगा। रुपए की चाल पर नजर डाल लें, यहाँ पर 53.52 12 पैसे की मजबूती के साथ तो हमने क्लोजिंग देखी शुक्रवार को, लेकिन आज थोड़ी सी कमजोर शुरुआत होती हुई दिखी करेंसी बाजार में। 10 पैसे के आसपास का नुकसान इस वक्त आपको नजर आएगा। तो मामूली कमजोरी के साथ यहां पर शुरुआत होती दिख रही है इस वक्त करेंसी मार्केट की। लेकिन कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन रहेगा, सीएट यहां पर नतियों के दम पर माइनस क्या दिख रहा है चार्ट पर, क्योंकि नंबर्स वैसे मजबूत दिख रहे हैं। सीएट के क्या तेजी का मौका बनता है या फिर स्टॉक्स जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में प्राइस एक्शन दिखाता हुआ नजर आया उछाल में बिकवाली का मौका है? देखिए फिलहाल तो मैं समझता हूं कि 820-25 के लेवल्स ब्रीच करना सीएट के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं, मंथली और वीकली क्वार्टरली देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि शायद हायर लेवल पे एक करेक्शन बिल्कुल आना चाहिए। बट लोअर लेवल देखिए तो 420 के आसपास सपोर्ट भी दिखता है, तो अगर 720 के आसपास सपोर्ट भी दिखता है। अगर 720 के लेवल्स ब्रीच होंगे उसके नीचे स्टॉक जाएगा तो जरूर वीकनेस देखने को मिलेगी और उसके इसमें गिरावट कम से कम 610-620 तक बढ़ेगी। तो हमें वहां पर ध्यान रखना है और अगर उसके नीचे अपने स्टॉप लॉस जरूर लगाने हैं। जहां तक बात हायर लेवल्स की है, स्टॉक को 840-850 के लेवल्स ब्रीच करना बहुत जरूरी लगता है। ऑलराइट, चलिए तो सीएट पर नजर जरूर रहेगी। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा है कि चाइना से इंपोर्ट होने वाले टायर जो हैं वो दरअसल ऑल टाइम हाईस पर हैं, तो ये कमेंट्री भी उन्होंने नतीजों के साथ पेश रबर के दाम बढ़ रहे हैं। जी हाँ, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए कुछ खास बड़ा उछाल नहीं है जिस हिसाब से स्टॉक में रनअप देखा गया है। 11% के मुकाबले 12.6% है यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स जिन्होंने काफी धुआंधार नतीजे पेश किए, अनिल सेंचुरी मारी है कुछ स्टॉक्स ने। देखिए इस ओवर द वीकेंड हिम्मत सिंह का सीडे मुनाफा 124%, नाटको फार्मा 127% मुनाफा बढ़ा है, डीवीज लैब ने 19%
2% का उछाल दिखाया मुनाफे में, और टेक्समैको रेल 277% मुनाफे में उछाल देखने को मिला है। इन शेयरों पर अमरीश, कोई आपका फंडामेंटल कॉल, कोई स्टॉक आपको पसंद है इनमें से? हिम्मत सिंह का सीड मैं काफी दिनों से रिकमेंड कर रहा हूँ, पर ये स्टॉक मैंने सिमिलरली चला नहीं है, बट देन क्लियरली द रिजल्ट्स आर मच बेटर देन आई थिंक व्हाट द स्ट्रीट वाज आल्सो एक्सपेक्टिंग। तो मुझे लगता है कि अभी आई थिंक दिस स्टॉक शुड स्टार्ट मूविंग अप, एंड आई स्टिल हैव दैट प्राइस टारगेट ऑफ अबाउट 140-145 फॉर दैट स्टॉक, and at the current levels I think the downside is limited. ओके, तो ये राय आती हुई हिम्मत सिंह का सीड एक स्टॉक हो सकता है जहां पर एक्शन दिखे आपको पॉजिटिव साइड पर नतीजों के दम पर। लेकिन अब देख लेते हैं आपके लिए आज ट्रेडिंग के मौके कहां बन रहे हैं। टॉप ट्रेडिंग कॉल्स लेकर हमारे साथ जुड़ रही हैं पूजा त्रिपाठी। पूजा, बताइए, मैं अंदाजा लगा रहा हूँ सारी खरीदारी की राय होगी आज? जी, आज मिला जुला रुझान देखने को मिल रहा है और ज्यादातर बिकवाली ही राय आज निकल कर आ रही है। यहाँ पर आशुतोष साधना ने आईसीआईसीआई बैंक में बिकवाली करने की राय दी है। इनका मानना है कि एक सेल ऑन राइज की यहाँ पर राय दे रहे हैं, और इनका मानना है कि 319 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है स्टॉक का। ओवरबॉट एरिया से बिकवाली देखने की उम्मीद की जा रही है। अगले कॉल में खरीदारी की राय यहाँ पर निकल कर आ रही है। नारायण विश्वास ने टीसीएस में खरीदारी करने की राय दी है। एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है जो कि बुलिश साइन है, और 3 से 4 दिनों में 2720 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगले 2 कॉल्स के लिए हमारे साथ बने हुए हैं मानस जायसवाल। गुड मॉर्निंग मानस, बताइए आज आप भी बिकवाली करने की राय देंगे? गुड मॉर्निंग पूजा, बिल्कुल बिकवाली की राय रहेगी। पहला तो वेदांता में बिकवाली की राय रहेगी, जहां पर आपको 230-240 के आसपास बहुत रेजिस्टेंस देखने को मिला, फिर लोअर टॉप लोअर बॉटम बनना शुरू हुए, और कल नेकलाइन ब्रेक हुआ है हेड एंड शोल्डर पैटर्न का। तो मैं समझता हूं यहां पर गिरावट बढ़ेगी। स्टॉक कम से कम 196 के लेवल्स टच कर सकता है, तो बिल्कुल करंट लेवल्स पे एक शॉर्ट क्रिएट करना चाहिए जिसके स्टॉप लॉस 211 के आसपास होंगे। दूसरा स्टॉक जेएसडब्ल्यू एनर्जी रहेगा, जहां पर हम करीब 5-6 ट्रेडिंग सेशंस देख रहे थे। स्टॉक 109 और 114 की रेंज में ट्रेड कर रहा था, बट फ्राइडे के सेशन में ये रेंज डाउन साइड ब्रीच हुई है। वॉल्यूम्स बेहतर थे, तो ये नेगेटिव संकेत है, और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर भी गिरावट बढ़ेगी। स्टॉक कम से कम 103 तक के स्तर छू सकता है, तो शॉर्ट क्रिएट करने चाहिए 112 के स्टॉप लॉस के साथ। थैंक यू मानस। आखिरी कॉल एफएमसीजी काउंटर से आ रहा है। निशान जैन ने डाबर में खरीदारी करने की राय दी है, और 257 के लेवल पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया है और हाई बॉटम फॉर्मेशन बनाया है स्टॉक ने, और 4 से 5 दिन में उम्मीद की जा रही है कि 275 तक के लेवल इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। 3 कॉल्स में आज जानकार बिकवाली करने की राय दे रहे हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर बिकवाली की राय ज्यादा आती हुई। शुक्रिया पूजा आपका इस जानकारी के लिए। अमरीश, रेडिको, खैतान, रोल्टा, इन दोनों ही स्टॉक्स पर आपसे राय लेना चाहूंगा। मुझे याद है रेडिको खैतान में एक अच्छी रैली बनी थी जब चर्चा चलती थी कि असाई जैसी जापानी कंपनी इसमें स्टेक खरीदेगी, और उसके बाद से देखिए वो डील नहीं हुई है, लगातार गिरता जा रहा है। जो नतीजे आए हैं ऑन द फेस ऑफ इट, मुनाफा जरूर 51% बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन एबिटा मार्जिन देखिए 11.6% के मुकाबले सिंगल परसेंटेज डिजिट में 9.6% रहे हैं। इसके अलावा रोल्टा के भी आपको याद होगा जिस तरह से एक विदेशी ब्रोकरेज हाउस ने इनके ऊपर सवाल उठाए थे इनके बॉन्ड्स पर, ये शेयर भी तब से गिर रहा है। क्या राय रखते हैं आज कितना गिर सकता है और क्या करना चाहिए जिनके पास ये दोनों ही शेयर हैं अभी? इनफैक्ट डियाजियो के बाद आई डोंट थिंक टू मेनी फॉरेन कंपनीज विल लुक एट सेटिंग अप एस्टैब्लिशमेंट्स और बाइंग आउट इंडियन कंपनीज। इवन डियाजियो हैड अ बैड एक्सपीरियंस विद रैडिको अर्लियर before they had a bad experience, continuing to have this bad experience with United Spirits. At the same time, I think looking at the performance, I don't see any reason as to like Radico Khaitan should in fact move up from here. I think it will still be under pressure. And as far as like Rolta is concerned, काफी concerns उठाए थे उस report ने, and in that after that we saw a very decent correction, and also these results which have come are disappointing. So I don't think this stock can move up. In fact, we'll see a further correction. अमरीश, ये हीरो मोटोकॉर्प जो 2 व्हीलर्स में ये सेल्स को लेके इतनी चिंताएं बोल रहे हैं कि रूरल डिमांड नहीं है, बिक्री नहीं हो रही, तो ये स्नैपडील में जो इन्होंने 1 लाख गाड़ियां बेच दी एक साथ 500 करोड़ की, ये क्या है फिर? ये सिर्फ अर्बन डिमांड है फिर? No, I mean this also clearly shows that clearly the sales are moving from offline real sales counter to online. तो सेल्स तो हो रही है ना? सेल्स हो रही है, तो फिर हीरो मोटो खरीदेंगे आप या बाइक खरीदेंगे? बाइक खरीदना तो सवाल शायद गलत है। आप 4 व्हीलर से 2 व्हीलर में तो नहीं जाएंगे, खाली वीकेंड के लिए रखना हो तो अलग बात। वीकेंड के लिए तो ऑलरेडी बाइक है, सो इट डजंट मेक सेंस बाइंग अ न्यू वन, बट या फिर एनफील्ड जैसी स्टॉक खरीदेंगे। आयशर मोटर्स
Eicher Motors still is a decent buy, but I think Hero should be bought at lower levels क्योंकि ये stock perform नहीं किया है last करीब एक साल में. And going ahead again, expecting that the monsoons will be normal, your rural sales will start kicking in, and that should happen sometime by September, October. तो मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा बहुत डाउनसाइड रहता है हीरो के लिए. I think that's a good buying opportunity. इसके अलावा पीआई इंडस्ट्रीज मुनाफा करीब 33% बढ़ा है, सिटी यूनियन बैंक का मुनाफा करीब 19% बढ़ा है. चार्ट पर कोई इन दोनों में से स्टॉक्स मानस जो आपको लगता हो थोड़ा जो छाल दिखा सकते हैं, बेहतर चार्ट्स किसके लगते हैं और क्या राय रखते हैं आप इन दोनों पर, पीआई इंडस्ट्रीज, सिटी यूनियन बैंक? देखिए, पीआई इंडस्ट्रीज की जहां तक बात है, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स कंट्रास्टली देखे जा रहे हैं और कोई साइन ऐसा नहीं है जहां पर हमें प्रॉफिट बुक करने की जरूरत पड़े. मैं समझता हूं कि अभी भी निवेश अपना रखना चाहिए स्टॉक में. 650 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है और अगर टेक्निकल टारगेट की बात करें तो 810 से लेकर 820 तक के स्तर देखे जा सकते हैं. ये जरूर है कि 6 to 8 मंथ्स का टाइम लगेगा. बट अगर हम सिटी यूनियन बैंक की बात करें तो भी वहां पर अगर आप देखिए एक रेंज बन गई है. काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि 92 और 102 की रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है. बट पैटर्न इतना स्ट्रांग है. जब हम लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं मंथली और क्वार्टरली की, शायद आने वाले टाइम में ये लेवल्स जो रेजिस्टेंस बना हुआ है 102 का, ये कहीं ना कहीं ब्रीच होगा. स्टॉक पॉसिबल है कि 115 117 के स्तर को छुए. और मैं समझता हूँ अगर किसी के पास है तो 94 के स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल बने रहना चाहिए स्टॉक में. ओके, बने रहे यहाँ पर ये राय आती हुई दिख रही है. लेकिन एक और स्टॉक जहां पर थोड़ा एक्शन होता हुआ दिखाया है ब्लॉक डील के जरिए, वो है DHFL, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड. अमरीश, इस स्टॉक पर क्या राय रखते हैं या फिर इस स्पेस पर क्या राय रखते हैं, क्योंकि काफी एक्शन पहले दिखा था, सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के शेयरों में बड़ी तेजी हुई और अब HSBC जैसे दिग्गज ने खरीदारी भी की शुक्रवार के सेशन में. नो, एक्शन तो रहेगा इस स्पेस में, स्पेशली द अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेस जहां पे जो नॉर्मल लोन फिगर्स हैं करीब 7 to 8-10 lakhs. I think this is the space where you still continue seeing growth. So I think stocks like Dewan Housing and Repco Financial, I think near this, like the space to be in. And I think here the margins clearly will be much better than what you see possibly in LIC Housing as well as HDFC. So clearly interest is there in that space. GSPL के चार्ट्स आपको कैसे लगते हैं मानस? हमने देखा यहाँ पर प्रॉफिट का जो फिगर है वो 26% घटा है, ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी हमने देखा है घटे हैं करीब 3% के आसपास. ये स्टॉक क्या कमजोर लगता है आपको? GSPL, JSPL नहीं, GSPL, गुजरात स्टेट पेट्रोल लिमिटेड. ओके, देखिए बड़े समय से मैं समझता हूं कि जनवरी से हम देख रहे हैं कि 130 हायर साइड पे और 110 लोअर साइड पे यही रेंज बना हुआ है ट्रेडिंग के लिए. तो कभी भी कोई गिरावट आए, स्टॉक 110 के आसपास है तो वहां पर बाई करें. 200 डे मूविंग एवरेज 107 के आसपास है तो उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखना जरूरी है. और हायर लेवल्स पे आपका ट्रेडिंग रेंज यही रहेगी, 125 के आसपास प्रॉफिट बुक करना चाहिए. कोई बड़ा मूव आता हुआ तो बिल्कुल भी नहीं दिखता है. और जब तक 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक जाता नहीं है तब तक जो आपका निवेश है लॉन्ग टर्म के लिए वो तो बिल्कुल बना रहना चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए. ओके, तो ये राय आती हुई GSPL पर. और एक और स्टॉक DCW जिसने बड़े जबरदस्त नतीजे पेश किए यहाँ पर और मेरे ख्याल से आज हमारे स्टॉक 2020 की टीम में भी ये शामिल था. DCW ट्रैक करते हैं आप? मेरे ख्याल से क्रूड के गिरते हुए दाम का बड़ा फायदा मिला है इस कंपनी को. हाँ, पर मैं ये ट्रैक नहीं करता तो इस पर टिप्पणी देना. चार्ट पर कैसा दिख रहा है DCW? देखिए DCW में भी दिक्कत वही है कि 6 महीने से अगर आप देखिए तो 21 रुपए के स्तर से ब्रेक नहीं किए हैं अपसाइड और 16 रुपए सपोर्ट बना हुआ है. तो ये भी एक रेंज में चल रहा है और 21 रुपए के लेवल्स ब्रीच हो जाए अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आती है स्टॉक पे तो बिल्कुल वहां पर लॉन्ग किया जा सकता है. और उस केस में ये एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है कि स्टॉक 30 रुपए तक के स्तर छुएगा. बट उससे पहले मैं नहीं समझता यहाँ पर लॉन्ग क्रिएट करना चाहिए. एम्फेसिस का चार्ट कैसा लगता है आपको मानस? इसके भी परिणाम आए हैं और अगर आप देखें तो मुनाफा करीब 10% बढ़ा है. कुछ दम लगता है इस शेयर में आपको? तेजी की जा सकती है क्या? नहीं, मैं नहीं समझता यहाँ तेजी करनी चाहिए. देखिए पॉइंट ये है कि 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास लगातार स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और ये फरवरी से हम देख रहे हैं कि 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर के आसपास जाता है, उसको टेस्ट करता है बट वहां सस्टेन नहीं कर पाता. और फ्राइडे के सेशन में तो स्टॉक ने कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी ब्रेक किए हैं, 372 के सपोर्ट ब्रेक किए हैं. तो मैं समझता हूँ यहाँ पर गिरावट बढ़नी चाहिए
हो सकता है कि 355 तक किस तरह में देखने को मिले एम्फेसिस में, तो यहाँ पर लॉन्ग करने की सलाह नहीं रहेगी। दीपेश, निफ्टी पर टॉप लूजर इस वक्त आईटीसी है 2.25% की कमजोरी के साथ। वायदा कारोबार के ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए अगर इतना नीचे खुले तो, और क्या लेवल्स आप देख रहे हैं आईटीसी के लिए जो अहम हो सकता है? अगर लोगों की अगर लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी क्रिएट की हुई है रिजल्ट को प्ले करने के लिए, उनको तो मैं स्ट्रिक्टली एक पुट लेके हेज करने की सलाह दूंगा, बिकॉज जो एक्सपायरी वीक के टाइम रिजल्ट या कुछ भी अर्निंग्स कुछ भी खराब आता है तो द मूवमेंट इज ऑलवेज फियर। सो अंटिल अनलेस एक फ्रेश तेजी 330 नहीं क्रॉस करता तो एक फ्रेश तेजी ना कीजिए स्टॉक के अंदर, और नई बॉटम फिश कीजिए। अगर आपको 320 315 भी मिले तो मुझे कोई सरप्राइज भी नहीं होएगा ये स्टॉक के अंदर। सो अंटिल अनलेस वी डोंट ब्रेक अबाउट 330 एक फ्रेश तेजी ना कीजिए, और अगर तेजी की हुई है ऑलरेडी ये स्टॉक के अंदर तो 320 का एक पुट लेके अपने आप को हेज कर सकते हैं। सद्भाव इंजीनियरिंग के चार्ट देखकर बताइए ये कैसे लगते हैं आपको? दिसंबर 2015 में कंपनी ने डीआरएचपी फाइल किया था सेबी के पास, 600 करोड़ रुपए जुटाना चाहते थे सद्भाव इंफ्रा में। सद्भाव इंजीनियरिंग का चार्ट लिस्टेड है, आप देखिए। अब खबरें आई हैं कि वापस से ये डीआरएचपी उसको पहले विड्रॉ करेंगे, उसके बाद रीफाइल करेंगे। सेंटीमेंट के लिहाज से थोड़ी सी खराब खबर। चार्ट्स कितने कमजोर या फिर तेजी वाले आपको लगते हैं? देखिए, चार्ट भी वीक लगते हैं। ये जरूर है कि पिछले दिनों स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था, फिर बाउंस बैक दिखाया, 100 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस, फिर हम 3-4 दिनों में गिरावट देख रहे हैं, और पॉसिबल है कि इस बार अपना 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 270 के आसपास है वो स्टॉक उसके नीचे जरूर जाएगा, और पॉसिबिलिटी बनती है कि अगर उसके नीचे जाएगा तो कम से कम 245 246 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो कॉशियस रहना चाहिए हायर लेवल्स पे। कभी भी बाउंस बैक आए जहां पर स्टॉक 290 के लेवल्स के आसपास आता है तो वहां पर एग्जिट करना चाहिए, और कोई भी फ्रेश लॉन्ग 310 315 से पहले ना बनाए। ओके, तो ये रहा आती हुई इस वक्त यहाँ पर इन सारे स्टॉक्स पर। बाजार इस वक्त खुलने की तैयारी में और प्री ओपनिंग सेशन से संकेत कमजोरी की तरफ। 65 अंक नीचे दिख रहा है सेंसेक्स, 20 अंकों का नुकसान निफ्टी में आपको नजर आएगा। बैंक निफ्टी कमजोरी के साथ खुलने के संकेत दे रहा है। तो जो दबाव बन रहा है वो दो कमजोर नतीजों से। आईटीसी 2.5% नीचे है, एसबीआई कमजोर नतीजों के बाद अब 1% और नीचे खुलता हुआ दिख रहा है। एचडीएफसी पीएनबी जैसे दिग्गजों में भी थोड़ी कमजोरी का रुझान है। तो बैंकिंग शेयरों से दबाव बनेगा, ये संकेत साफ तौर पर आते हुए दिख रहे हैं। टॉप गेनर के तौर पर यूपिन रह सकता है। और पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई सेंसेक्स और निफ्टी पर 65 अंक नीचे शुरुआत की है। सेंसेक्स ने अब 80 अंक नीचे है और निफ्टी ने शुरुआत की है 28 अंक नीचे कमजोरी के साथ। 1/4 से आधा प्रतिशत तक की कमजोरी आपको दिखेगी दिग्गजों में। और आईटीसी बड़ा कट दिखाता हुआ 3% के आसपास का नुकसान आईटीसी में बनता हुआ दिखा। तो आईटीसी कल्प्रिट है आज बाजार को नीचे ले जाने में, और सेंचुरी मारता हुआ सेंसेक्स लेकिन नेगेटिव साइड पर। 32 अंक नीचे निफ्टी है। आईटीसी ही नहीं, एसबीआई भी 1.5% कमजोर है, यहां से भी दबाव बनता हुआ दिख रहा है। टाटा स्टील, बजाज ऑटो, ये कुछ एक और स्टॉक हैं दिग्गज जो फिसलते हुए दिख रहे हैं आज के सेशन में। आइए पॉजिटिव शेयरों पर नजर डालें। ल्यूपिन 1.25% ऊपर और टॉप गेनर है। 22 जून से सेंसेक्स में शामिल होने वाला है, इसका फायदा मिलता हुआ इसे। पावर ग्रिड यहां पर 0.5% के आसपास की तेजी। तो बढ़ने वाले शेयरों में कोई खास बड़ा रुझान नहीं दिख रहा है। वायदा कारोबार में भी अगर आप देखें तो आईटीसी और एसबीआई टॉप लूजर है, लेकिन इसके अलावा टाटा पावर जो कि निकलेगा सेंसेक्स से बाहर, 1.25% का नुकसान यहां पर है। अपोलो हॉस्पिटल 1.5% कमजोर होता हुआ दिख रहा है। हिंदुस्तान जिंक में थोड़ा सा नुकसान है 1.5% का। जुबिलेंट फूडवर्क्स, हालांकि चेन्नई में इन्होंने अपना डंकिन डोनट्स का कारोबार शुरू किया है, लेकिन उसके बावजूद नुकसान है यहां पर 1% के आसपास का। वेदांता ये कमजोर है। तो मेटल स्टॉक्स कमजोर है, बैंक स्टॉक्स कमजोर है, और कुछ हद तक एफएमसीजी कमजोर है। मजबूत क्या है? कर्नाटक बैंक 2%, 1.5 से 2% मजबूत वायदा कारोबार में। टॉप गेनर एमटेक ऑटो, यहां पर जर्मनी की एक कंपनी का एक्विजिशन, हालांकि ये खबरें पिछले हफ्ते भी आई थी। 1.5% का फायदा यहां पर होता हुआ दिखा है। ल्यूपिन पॉजिटिव है। पावर ग्रिड जैसे शहरों में थोड़ी बहुत खरीदारी इस वक्त आपको दिखेगी। बाजार 125 अंक नीचे है सेंसेक्स पर। निफ्टी पर लगभग 37 अंकों का नुकसान। मिड कैप इंडेक्स एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी 0.5% कमजोर यहां पर भी है। तो ये इस वक्त का रुझान है। बढ़ने वाले शेयर 300 है, कमजोर शेयर 250। तो कुल मिलाकर थोड़ा सा मामला बराबरी का नजर आ रहा है। और कौन से स्टॉक्स पर नजर है हेमंत आपकी? ल्यूपिन टॉप गेनर है, आप देखिए निफ्टी का 1% की बढ़त दिखा रहा है। ओएनजीसी जिसके नतीजे इस हफ्ते आने वाले हैं, इस स्टॉक ने बढ़त के साथ कारोबार करने की शुरुआत करी है। बीपीसीएल भी मजबूती के साथ आज ट्रेड करता हुआ दिखेगा, इसके नतीजे भी इस हफ्ते आने वाले हैं। तो काफी सारी कंपनियां जिनके नतीजे इस हफ्ते आने वाले
वाले हैं। इन्फोसिस ने मजबूती के साथ शुरुआत करी है। पिछला हफ्ता भी हमने देखा था आईटी सेक्टर में 6% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली थी। आज फिर संकेत यही मिल रहे हैं टीसीएस को देखकर, इन्फोसिस को देखकर कि आईटी में थोड़ी बहुत बाइंग हो सकती है दोबारा से। लेकिन अगर आप देखें रोल्टा, जैसा कि हमने आपको बताया था, मुनाफा करीब 50% से ज्यादा की कमजोरी देखने को मिली थी। देखिए 7% नीचे। रेडिको खैतान 51% मुनाफा घटा था। यहां पर भी आप देखेंगे दबाव के साथ ही कारोबार हो रहा होगा। इसके अलावा अगर आप देखें टेक्स मैको रेल 277% मुनाफे में बढ़त देखने को मिली। टेक्स रेल के नाम से शेयर जाना जाता है। यहां पर एक उछाल दिखना चाहिए, लाने की कोशिश करेंगे उस भाव को और आपको दिखाएंगे। यहां पर थोड़ा 2% की बढ़त देखने को मिल रही है। डीवीज और नैटको फार्मा के स्टॉक पर भी नजर रखिएगा। यहां पर भी अच्छे परिणाम आए हैं और परिणामों के बाद नैटको फार्मा में देखिए 3% की तेजी। डीवीज लैब में 19% मुनाफा बढ़ा था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स में बढ़त देखने को मिली थी। यहां पर भी आप देखिए फ्लैट टू पॉजिटिव टिक्स के साथ कारोबार हो रहा है। हिम्मत सिंह का सीधे 124% मुनाफा बढ़ा था। देखते हैं ये शेयर किस तरह से खुला है। और सिटी यूनियन बैंक और पीआई इंडस्ट्रीज, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जिन्होंने नंबर्स अपने पेश किए थे वो द वीकेंड। शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद हिम्मत सिंह का सीधे देखिए 3.5% की उछाल के साथ ट्रेड करता हुआ। एम्फेसिस के शेयर पर भी नजर रखेंगे। यहां पर भी हमने देखा था मुनाफे में 10% की उछाल देखने को मिली थी और शेयर देखिए 4% उछला है। सीएट हालांकि पॉजिटिव टिक्स के साथ इस समय खुला है। मजबूती के साथ यहां पर कारोबार हो रहा है। लगता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का नंबर देखकर ट्रेडर्स यहां पर बुलिश है। 3-3.5% का उछाल। जीएसपीएल ये एक और ऐसा स्टॉक है जहां पर रेलीगेयर ने अपना लक्ष्य 58% बढ़ाया है, लेकिन उसके बावजूद देखिए 4% की गिरावट स्टॉक में देखने को मिल रही है। जेके सीमेंट एक और ऐसी कंपनी जिसके परिणाम आए थे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से थोड़ा सा दबाव देखने को मिला था। मिक्स सेट ऑफ नंबर्स जेके सीमेंट के रहे थे। यहां पर 3% का उछाल इस समय देखने को मिल रहा है। ये वो मोटे मोटे स्टॉक्स हैं जिन्होंने अपने नंबर्स दिए हैं जहां पर रिएक्शन देखने को मिला। सद्भाव इंजीनियरिंग जल्दी से और देख लेते हैं। यहां पर आईपीओ को इन्होंने एक बार डीआरएचपी वापस लेने की बात कही है और रीफाइल करेंगे। 600 करोड़ रुपए जुटाना चाहते थे। 1.5% की गिरावट के साथ इस स्टॉक ने भी शुरुआत करी। बिल्कुल, तो ये स्टॉक्स हैं जो एक्शन में इस वक्त आपको नजर आएंगे। लेकिन दबाव यहां पर बरकरार है बाजार में। लेकिन 8,425 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश निफ्टी की इस वक्त होती हुई दिख रही है। ये संकेत साफ है। निफ्टी के दम पर टॉप लूजर रोल्टा है 8% नीचे और टॉप गेनर है डीसीडब्ल्यू जो 7% ऊपर है। लेकिन कुछ मिड कैप्स काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी हम बात कर रहे थे। एम्फेसिस, सीएट, नेटको फार्मा, यहां पर अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है और शायद यही वजह कि मिड कैप इंडेक्स एकदम फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिलाकर काफी एक्शन यहां पर निफ्टी के आसपास। एमबीएल इंफ्रा 5-5.5% घटता हुआ दिखेगा आपको इस वक्त। इंटरेस्टिंग लेवल है 320 पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आईटीसी मानस चार्ट्स क्या कह रहे हैं इसके? देखिए आईटीसी में भी जैसे मैंने पहले बताया कि चार्ट्स वीक लगते हैं और जैसे ही स्टॉक 315 के अहम सपोर्ट ब्रेक करेगा उसके नीचे जाएगा तो वहां पर वीकनेस बढ़ेगी और वहां से कम 30 से 35 रुपए का डाउन साइड देखने को मिलेगा। तो अपने सारे, अगर आप लॉन्ग हैं तो स्टॉप लॉस जरूर 315 के नीचे लगाएं। ऑलराइट। और अगर आप देखें तो इस समय निफ्टी का जो टॉप गेनर है वो ल्यूपिन ही है। ल्यूपिन में कोई ट्रेड इस समय बनता है क्या मानस बाजार खुलने के बाद? देखिए लुपिन में फ्रेश ट्रेड के लिए अगर सोचें तो बिल्कुल लिया जा सकता है, बट अपना स्टॉप लॉस अगर ट्रेडिंग के लिहाज से बात करें, अगर हम एक हफ्ते की बात करें तो 1700 के नीचे अपना स्टॉप लॉस पुट करें और इस उम्मीद में कि आने वाले टाइम में, आने वाले एक हफ्ते में लुपिन 1800 के लेवल्स ब्रीच करेगा, उसके ऊपर जाएगा और अगर 1800 के लेवल्स ब्रेक करेगा तो कम से कम 1840, 1845 के स्तर जरूर देखने को मिलेंगे लुपिन में। ओके, ये राय आती है। लेकिन इस बीच जो स्टॉक्स नेगेटिव साइड पर एक्शन में है वहां पर तेज मार पड़ती हुई दिख रही है। रोल्टा में 8% का बड़ा कट आता हुआ दिख रहा है। तो स्टॉक में जो कुछ 180-190 के लेवल्स दिखे थे वहां से बड़ा करेक्शन आता हुआ दिखा है। जबरदस्त वन साइड मूव नीचे की तरफ। लेकिन जो वायदा कारोबार में एक्शन है वहां पर भी अगर आप देखें तो कुछ सरकारी कंपनियों के शेयर मजबूत होते दिख रहे हैं। पावर ग्रिड, ओएनजीसी। दीपेश, कहीं कोई लॉन्ग पोजीशन बनाने का मौका दिख रहा है आपको? नहीं, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अनिल जी मैं सलाह नहीं दूंगा। थोड़ा बाजार को स्टेबल होने दीजिए या मैं एक डिसाइसिव क्लोज अगर 8490 के ऊपर स्पॉट निकलता है तो जाके मैं बैंकिंग शेयर और निफ्टी के अंदर दोनों में तेजी करने की सलाह दूंगा। कोई आईटी स्टॉक आपको पसंद है मानस, जहां पर आपको लगता है
मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू रह सकता है। पिछले हफ्ते भी हमने देखा था एक बेहतरीन रैली आईटी कंपनियों में बनी थी। सूचकांक 6.5% दौड़ा था। टेक महिंद्रा में 8% की बढ़त देखी जा चुकी है। कल इसके नतीजे भी आने वाले हैं। एचसीएल टेक में 7.5% की बढ़त देखी जा चुकी है। इन्फोसिस 4-4.25% मजबूत था। कोई स्टॉक जहां पर आपको लगता है मोमेंटम को राइड किया जाए? देखिए, अगर लॉन्ग प्ले करना है तो एचसीएल टेक एक बढ़िया स्टॉक हो सकता है, क्योंकि पिछले लास्ट मंथ हमने देखा था स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, उसके बाद हायर टॉप्स हायर बॉटम बनाना शुरू किया और कल फ्राइडे को हमने 980 के अहम रेजिस्टेंस को ब्रीच होते हुए देखा। तो बिल्कुल यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड बनाना चाहिए। 974 का स्टॉप लॉस रखें और ट्रेडिंग के लिहाज से अगर एक कॉल लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि 1025 या 1030 तक के स्तर स्टॉक में जरूर देखने को मिलेंगे। ओके, लेकिन दीपेश, जो मिड कैप फार्मा काउंटर्स है वो थोड़े कमजोर हो रहे हैं। स्ट्राइड सार्कोले 0.25% नीचे, वोकहार्ड 1.25% नीचे, डिवीज 1.25% नीचे है और जनरली ये स्टॉक्स कुछ हद तक हाई बीटा स्टॉक्स हो चुके हैं। बाजार के मूड के साथ स्विंग्स काफी दिखाते हैं। कहीं कोई लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन बनाने का मौका है वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए? लीज लैब एक काउंटर ऐसा हो सकता है जहां पे थोड़ी और कमजोरी बढ़ सकती है यहाँ से। तो एक 1800 अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अगर आप पूछे 2 या 3% के लिए, तो एक डिवीज लैब एक ऐसा काउंटर है जिसमें शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। नीचे में 1780 1790 तक का टारगेट्स के लिए एक जस्ट एक्सपायरी के लिए से ट्रेड कर सकते हैं। ऊपर में एक 1845 1850 का एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। ये हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट है। 11 निफ्टी की कंपनियों के नतीजे आने वाले। जनरली ऐसा देखा नहीं जाता कि नतीजों का सीजन का आखिरी हफ्ता और इतने सारे नतीजे हों। भेल, एल&टी, थर्मेक्स कैपिटल गुड्स में, ऑटो में एमएनएम, टाटा मोटर्स, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, ओएनजीसी, गेल, ऑयल एंड गैस कंपनियां, सन फार्मा, कोल इंडिया। कोई स्टॉक जहां पर आपको लगता हो कि तेजी करें इस हफ्ते के लिहाज से नतीजों से पहले, जहां पर आपको लगता हो ठीक ठाक नंबर्स आएंगे? नंबर्स शायद ठीक ठाक आ सकते हैं, स्पेशली इफ यू टॉकिंग ऑफ फार्मा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, पर ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड है और नॉर्मली जो भी नतीजे लास्ट में आते हैं वहां पे काफी बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज नॉर्मली रहता नहीं है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी मेजर ट्रिगर फॉर द मार्केट्स टू मूव टू द नेक्स्ट लेवल। तो मुझे लगता है कि अपसाइड मार्केट के लिए काफी लिमिटेड। और डिसअपॉइंटमेंट कहां सबसे ज्यादा आता लगता है आपको? डिसअपॉइंटमेंट शायद कैपिटल गुड्स में आ सकता है, बिकॉज वी आर स्टिल नॉट सीइंग द इकोनॉमी मूविंग। तो शायद वहां पे वी कुड सी अ डिसअपॉइंटमेंट। तो उस लिहाज से क्या एल&टी जैसे दिग्गज में शॉर्ट पोजीशंस बनाने के मौके आपको लग रहे हैं मानस? क्योंकि हमने देखा था 4% का अच्छा रनअप पिछले हफ्ते एल&टी में देखने को मिला था। आपकी क्या राय है एल&टी और भेल पर? नहीं, मैं नहीं समझता कि एल&टी में शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। मैं तो उसका जस्ट रिवर्स सोचता हूं कि एल&टी कभी भी आपको लोअर लेवल्स 1550 1575 के आसपास मिले तो निवेश के नजरिए से बिल्कुल एक ट्रेड बनाना चाहिए, जहां पर आपके जो टारगेट्स रहेंगे वो कम से कम 1900-1950 तक के रहेंगे और टाइम फ्रेम 6 to 8 मंथ्स का रहेगा। जहां तक बात भेल की है, देखिए कंसोलिडेट हो रहा है, एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है लगातार। करीब 1 मंथ से हम देख रहे हैं कि 220 के नीचे स्टॉक नहीं गया है, वहां पर बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर शॉर्ट करने की राय नहीं रहेगी। मैं समझता हूँ कि अगर हाई लेवल्स 247-48 के लेवल्स ब्रीच हो तो भेल को लॉन्ग करना चाहिए। बट अगर हम वोल्टास की बात करें, एक क्लियर ब्रेकआउट दिखता है। लास्ट सेशन में हमने देखा था जब 305 के ऊपर स्टॉक गया था, तो मैं समझता हूँ यहाँ पर कभी भी स्टॉक 310 के आसपास है तो बिल्कुल लॉन्ग करना चाहिए। एक ट्रेड लेना चाहिए जहां पर आप एक शॉर्ट टर्म के लिए आप 2 से 3 हफ्ते के लिए प्ले कर रहे हैं, जिसके टारगेट 330-332 तक के होंगे और स्टॉप लॉसेस 294 के नीचे होंगे। ऑलराइट, चलिए धन्यवाद मानस, अमरीश और दीपेश, आप तीनों का समय निकालने के लिए और आज बाजार पर अपनी राय हमसे शेयर करने के लिए। वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मोदी फायर्ड स्टॉक, वो शेयर जो लंबी अवधि में आपके पोर्टफोलियो में शामिल हो तो आपके पोर्टफोलियो को चमकाने का दमखम रखते हैं। आप बने रहिए हमारे। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। बाजार पर नजर रखिए। 100 अंक नीचे इस समय सेंसेक्स ट्रेड कर रहा है और 31 अंक की गिरावट निफ्टी में देखने को मिल रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 8400 के स्तर को निफ्टी होल्ड कर रहा है। कैनरा बैंक एक स्टॉक है जिसके आज नतीजे आने वाले हैं। ये शेयर हरे निशान के साथ ट्रेड करता हुआ, लेकिन ये हैं वो कॉन्ट्रीब्यूटर्स जो दरअसल निफ्टी को ऊपर ले जाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है उन स्टॉक्स को देखने की जो तेजी से नीचे प्रेशर बना रहे हैं। देखिए आप, आईटीसी 14 अंक की गिरावट, दरअसल ये इकलौता शेयर है जो आज
निफ्टी पर डाल रहा है। टाटा मोटर जिसके नतीजे कल आने वाले हैं, यहाँ पर आप देखिए गिरावट के साथ ट्रेड होता हुआ और 3 अंक का नीचे की तरफ कंट्रीब्यूट ये करता हुआ। एलएनटी के नतीजे भी इस हफ्ते आने वाले हैं, यहाँ पर भी देखिए आज प्रेशर बनता हुआ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखिए गिरने वाले शेयरों के फेवर में ही। बैंक निफ्टी भी कमजोरी के साथ ही ट्रेड इस समय कर रहा है। केवल आईटी एज अ पैक मजबूत है। आज फिर से एचसीएल टेक, विप्रो देखिए ये मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए आपको दिखेंगे। चलिए अब वक्त है मोदी फायर्ड स्टॉक्स जानने का। ये वो स्टॉक्स हैं जो लंबी अवधि में आपके पोर्टफोलियो को चमकाने का दम रखते हैं। एक कंपनी है कैरियर पॉइंट लिमिटेड करके। तो एजुकेशन क्षेत्र में काफ़ी कंपनी ऐसी आई हैं जिनके बिजनेस मॉडल्स अच्छे नहीं थे, जिनके प्रोमोटर्स बिजनेस को नहीं समझते थे और उस चक्कर में इन्वेस्टर्स ने इसमें लॉस बनाया है। और ये कंपनी ऐसी है जिसके मैनेजमेंट काफ़ी प्रोफेशनल है, इनके बिजनेसेस काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। ये लोग ट्यूटोरियल सेगमेंट में थे जिसमें IIT JEE के एग्ज़ाम का फॉर्मेट चेंज होने के कारण 2-3 साल ये लोग इनका प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर में रहा था। देखिए अब बहुत फास्ट रिवाइवल हो रहा है। इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी डाल दी है, इन्होंने अपने स्कूल डाल दिए हैं। तो इसमें ये कंपनी में बहुत बड़ा प्रॉफिट इंक्रीज की उम्मीद है। तो अगले 3-4 साल में जो आज के दिन इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20-25 करोड़ के आसपास है वो 100-125 करोड़ होना चाहिए। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन पूरा 300 करोड़ के आसपास ही है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक ऐसा है जो आगे जाके एक मल्टी बैगर स्टॉक हो सकता है और अगले 3 से 5 साल में इस स्टॉक की वैल्यू 3 से 5 टाइम भी बढ़ सकती है। वाटेक वाबक एक MNC प्ले है और बेसिकली वाटर प्यूरिफिकेशन बिजनेस में ऑपरेट करता है। लास्ट ईयर कंपनी का काफी अच्छा था। कंपनी ने 1:1 बोनस भी डिक्लेयर किया था। कंपनी अभी एक्स बोनस अराउंड 665, 66 का रेट पे चल रही है। और क्लियरली अगर हम कंपनी की ऑर्डर बुक देखें तो करीबन 3.5-4 हजार करोड़ की ऑर्डर बुक ऑलरेडी कंपनी के पास है। क्लियरली जिस प्रकार का इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने क्लीन गंगा के लिए अनाउंस किया है और हाल ही में बिल भी रेगुलेट करके अनाउंस किया है, यहाँ पे करीबन गवर्नमेंट 20,000 करोड़ नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए स्पेंड करेगी। और हमें लग रहा है कि इसका जो फायदा होगा वो वाटेक वाबक जैसे वाटर प्यूरिफिकेशन प्लेयर्स को डेफिनेटली मिलेगा। इसका इंपैक्ट आपको FY 16 और 17 में डेफिनेटली दिखना चाहिए। और क्लियरली अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स देखें तो करीबन एक 800 रुपए का टारगेट प्राइस डेफिनेटली पॉसिबल है। तो ये लेवल से डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। इन्वेस्टर शुड बाय द स्टॉक कीपिंग अ 12 to 18 मंथ होराइजन। हिंदुस्तान सैनिटरी वेयर ये एक लीडिंग सैनिटरी वेयर कंपनी है जिसका कि पूरे भारत में करीबन 40% एक डोमिनेंट मार्केट शेयर है। कंपनी के पास बहुत ही स्ट्रांग ब्रांड्स है और स्ट्रांग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और जिस तरह के फंडामेंटल्स है ये कंपनी से भी बहुत अच्छी उम्मीदें हैं। और जहां तक आने वाले क्वार्टर्स और सालों का सवाल है, जिस तरह से सरकार का एक लो कॉस्ट और अफोर्डेबल हाउसिंग पे फोकस, फिर स्वच्छ भारत अभियान जो कि मैंने अभी डिस्कस किया, उसके अलावा जो एक GST बिल जो कि मुझे लगता है मानसून सेशन में पास हो जाएगा और अगले साल से इंप्लीमेंट होगा, उसका भी एक बेहद फायदा हो सकता है इस कंपनी को। तो इन सबको देखते हुए मुझे ये स्टॉक करंट लेवल्स पे जो कि ऑलरेडी अपने जो हाइज है, ईयरली हाइज करीबन 475 रुपए के थे, वहां से करेक्ट होकर आजकल कुछ 375 रुपए के आसपास ट्रेड करता है, जो कि 20-22% का करेक्शन हो चुका है बाजार की गिरावट के साथ। तो इन लेवल्स पे अच्छा लगता है और मुझे लगता है इन लेवल्स पे इस स्टॉक में लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहिए और मेरा 1 साल का टारगेट रहेगा 550 रुपए का। चलिए, तो ये 3 मोदी फायर्ड स्टॉक्स जो आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छी खासी तेजी दिखा सकते हैं अगर आप इनमें खरीदारी करके अपने पोर्टफोलियो में जगह देते हैं। लेकिन वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे बाजार के जाने माने जानकार हीलियस कैपिटल के समीर अरोड़ा। उनसे जानेंगे मोदी सरकार के 1 साल के कामकाज को FIIs किस नजरिए से देखते हैं और वो कैसे देखते हैं। ये सब ब्रेक के उस पार। हिंदुस्तान के बाजारों पर FIs का क्या व्यू बनता है, ये अगर आपको एक अंदाजा लगाना हो तो एक सबसे रिलायबल वॉइस है जो कि दुनिया भर के बाजारों पर गहरी पकड़ रखती है और हिंदुस्तान से भी जुड़ी हुई है। और हम जब भी FIs का मूड और माहौल जानने की कोशिश करते हैं उनसे बात करते हैं, और खासतौर से तब जबकि मोदी सरकार अपने पहले साल का कामकाज पूरा कर रही है, तो ये भी समझना जरूरी कि विदेशी निवेशक इस पूरे 1 साल को किस तरह से देख रहे हैं।
आगे के लिए उनकी क्या उम्मीदें, सरकार अपने कामकाज पर कितना खरी उतरी है, इन सब पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हेलिस कैपिटल के समीर अरोड़ा सिंगापुर से, जो कि अपनी बेबाक राय रखते हैं इन सारे मुद्दों पर। समीर सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। मैं जानना आपसे ये चाहता हूँ, एक साल पहले जब चुनाव के नतीजे आए थे, मोदी सरकार बनी थी, आप तब ज्यादा बुलिश थे या आज ज्यादा बुलिश हैं? एक्चुअली अगर ऐसे देखा जाए तो मैं 2013 एंड में सबसे ज्यादा बुलिश था, और अप टू मिस्टर मोदी इलेक्शन बहुत ज्यादा बुलिश था। इन द सेंस अगर आप नेट देखें तो हमने अपना नेट 110% कर दिया था। लेकिन अभी भी बहुत बुलिश है रिलेटिव टू आवर हिस्ट्री, बट पॉइंट टू पॉइंट कहना मुश्किल है। अभी हमारा नेट है जैसे 75%। तो मैं क्योंकि आपको पूरी बात बताता हूँ एग्जैक्टली, तो आप कह सकते हैं कि 110 का 75 हो गया, लेकिन वैसे 75 हमारे लिए बहुत हाई है। हमारा 10 सालों में करीब 2-3 बार ही हम 75-80 के ऊपर रहे होंगे 1-2 महीने के लिए। सो ऑब्वियसली लास्ट ईयर का स्टॉक मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन था रिटर्न्स का, वो तो हम फॉर्चुनेटली हमने ठीक उसको पकड़ा, तो उस टाइप का रिटर्न नहीं होगा, इसलिए उस टाइप की बुलिशनेस नहीं होगी। लेकिन अगर आप जनरल किसी मार्केट या हमारी हिस्ट्री को देखें तो हम बहुत बुलिश हैं। मैं बाजार पर और डिटेल में आपसे राय लूंगा, लेकिन इस बीच क्या लगता है आपको, पहले साल का कामकाज जो मोदी सरकार का रहा है, क्या आप सेटिस्फाइड है? क्या कहेंगे कि बहुत अच्छा था, अच्छा है, एवरेज या बिलो एवरेज? नहीं जी, अच्छा से बहुत अच्छा होगा, एंड आई टेल यू व्हाई। पहली बात यह है कि मिस्टर मोदी, व्हाई आई लाइक हिम सो मच, उन्होंने जो प्रोजेक्ट्स लिए हैं, उन्होंने जो लिया है चैलेंज, वो उन्होंने वॉलंटरली सबसे मुश्किल चैलेंजेस इंडिया के लिए हैं। जैसे कि आप कहें स्वच्छ भारत, अब आपको पता है कि इंडिया को क्लीन करना कोई आसान काम नहीं है, या आप बोले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वुमेन एम्पावरमेंट, ये इतने मुश्किल काम है। आप तीसरा कहो एम्पावर करो, फाइनेंशियल इंक्लूजन करो, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनको आप 10 साल भी लगे रहेंगे तो कोई ना कोई चैनल जाके बोलेगा जी टॉयलेट बन गया लेकिन वो साफ नहीं था, जी वो टॉयलेट बन गया लेकिन उसका प्रोसेसिंग नहीं समझ आई, कुछ ना कुछ आप हर वक्त इसका ओपन एंडेड है। ये बात नहीं है कि ये प्रॉब्लम्स किसी को पता नहीं थी, लेकिन किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी इनकी बात करने के लिए, बिकॉज सबको पता है कि इसका आंसर क्या है, मतलब इट विल टेक सो लॉन्ग। So first thing is for somebody to voluntarily accept that challenge कि मैं ये सबसे मुश्किल चीजों को करूंगा। बाकी लोग क्या करेंगे, हम ना जी 2 टूरिस्ट स्पॉट्स लेंगे, उनको हम पेंट कर देंगे, हमने जी टूरिज्म प्रमोट कर दी। बड़े आप छोटे प्रोजेक्ट लो, आप 1 मिनट में उसकी सक्सेस दिखा सकते हो। यहाँ पे इन्होंने बहुत ज्यादा ओपन एंडेड, बहुत ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स लिए हैं, एंड उसके लिए ही इटसेल्फ यू हैव टू से हैट्स ऑफ, बिकॉज दे आर टफ। एंड आपको पता है कंपनीज में ले लें, आप इंडिविजुअल्स के अपने लेवल पे ले लें, सब लोग इजी टू मीट चैलेंजेस को अपने आप वो करते हैं प्रपोज। तो इसलिए अगर आप इन डायरेक्शन में देखें तो मुझे लगता है कि सडनली 1-2 सालों में ये चीजों में आपको चेंज नजर आ जाएगा, बिकॉज इसमें छोटी छोटी इतनी चीजें करनी है। एंड एज लॉन्ग दैट्स वाई प्रोसेस को देखें। बिल्कुल समीर सर, ये भी हम आउटपुट को देखेंगे तो आप हाँ, ये देश के लिहाज से डेफिनेटली अहम है, लेकिन मार्केट के लिहाज से जो कुछ बड़ी चीजें हम देखना चाहते थे शायद वो मिसिंग है। GST बिल नहीं हो पाया, वक्त लगेगा शायद, और लैंड एक्विजिशन बिल पर सरकार फंसी हुई है और बाजार उसे थोड़ा नेगेटिव ले रहा है। सर बाजार को आप देखिए कि जब मिस्टर मोदी की सरकार नहीं थी, 2011 में या 10 में इतनी बड़ी करप्शन की बात हुई थी, 2012 में हमारी मार्केट 25% ऊपर हो गई थी। हमारी मार्केट या कोई भी मार्केट में गवर्नमेंट का रोल तब आता है अगर गवर्नमेंट मार्केट ओरिएंटेड चीजों में या तो बहुत बढ़िया कर रही हो या बहुत गंदा कर रही हो। तो आपको लगता है कि जो हमने अगर आज आपने म्यूचुअल फंड के रिटर्न देखे हो लास्ट 20 सालों में, तो कईयों के रिटर्न 20 to 22% पर एनम हुए हैं, तो उनका GST कहाँ था? कौन सा लैंड एक्विजिशन बिल था? मार्केट चल रही थी ना हमारी। अगर आप मार्केट को लेंगे तो वो तो बहुत ही आसान है। मार्केट को तो आप जो कहानी सुनाएंगे वो कहता है यही सबसे इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे कीजिए कि आप अपने चैनल की सारी इंटरव्यूज देखिए 2014 जनवरी टू मई, और सारे बिजनेसमैन सारों का देख के बताइए कि किसने बोला था कि इंडिया को चलने के लिए लैंड एक्विजिशन बिल चाहिए। GST में मानता हूं कि बड़े दिनों से बात हो रही थी, किसने बोला था जनवरी टू अप्रैल में? किसी ने भी नहीं बोला था। ऑल्दो इट इज ट्रू कि लोगों को लग रहा होगा कि ये
it is difficult to acquire. But because Mr. Modi again or the BJP chose कि यार ये प्रॉब्लम है इम्पोर्टेंट और इसमें प्रॉब्लम हो रही है, तो हमने कहा जी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है. आप ये सोचिए कि हमने कितनी सालों तक वेट की कि FDI इन रिटेल शुरू हो जाए. एंड जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वो किया, ममता बनर्जी वॉकड आउट एंड वी ऑल सेलिब्रेटेड कि UPA ने कितना बोल्ड स्टेप लिया है. आज तक ₹1 भी नहीं आया. अगर आप सोचें कि 2008 में कितने शेयर खरीदे गए थे ऑन दिस बेसिस कि न्यूक्लियर डील साइन हो गई है, और लोग क्या क्या कंपनियों के नाम देते थे. आप जरा अपने पुराने इंटरव्यूज तो देखिए लोगों के कि हम ये ले लेंगे क्योंकि इसके बाद न्यूक्लियर डिजाइनिंग कैपेबिलिटी है, क्योंकि वो फ्रांस गया था, मेरे को एयरपोर्ट में एक नजर आया प्रमोटर, तो मैं उसके शेयर खरीद रहा हूँ क्योंकि वो कोई न्यूक्लियर डील करने वाला न्यूक्लियर बेनिफिशियरी है. द पॉइंट इज मार्केट के आप में ना जाए, मार्केट को इन चीजों से लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा होता है, लेकिन डे टू डे मार्केट को अगर आप आज अभी हमने वो किया, मतलब गवर्नमेंट ने किया FDI इंश्योरेंस को 49% कर दिया. अभी तक तो एक भी कंपनी ने अनाउंस नहीं किया वो 49 कर रहे हैं. द पॉइंट इज दीज थिंग्स आर ऑल नीडेड. ये नहीं मैं कह रहा कि नीडेड नहीं है, GST तो बिल्कुल नीडेड है, लेकिन आप एक मिनट को इस मार्केट से ना करें. हमारी मार्केट में इतनी इंटेलिजेंस ही नहीं है कि इतनी लंबी लंबी बातें सोचिए. मार्केट को आप 2 दिन चला दीजिए, वो कहेंगे सब ठीक हो गया, उसमें है क्या मार्केट में. तो मार्केट से एसोसिएट ना करें एक लाइन को. बिल्कुल सरकार का इंटेंशन दिख रहा है काम करने का. वक्त अलग बात है कि ये कब किस दिन पूरा हो पता है. राइट, मेन बात है कि प्रोग्रेस नजर आनी चाहिए. एंड सेकंड इज, अगर आप किसी कंपनी जो मार्केट बनती है वो कंपनियों से बनती है, आप किसी कंपनी का मुझे बता दीजिए कि उसने अपना टारगेट मीट कर लिया, आप उसको छोड़िए. आप फंड मैनेजर मेरे से पूछिए कि नेक्स्ट 3 महीने में रिटर्न क्या होगा, मैं कहूँगा जी पता ही नहीं. आप इन्फोसिस से क्वार्टरली गाइडेंस मांगी, उन्होंने कहा जी गलत हो गई, लेकिन आप 2020 का हमसे गाइडेंस ले लो कि हमारा 20 बिलियन रेवेन्यू हो जाएगा. वो 3 महीने की गाइडेंस दे नहीं पाए. तो वही है ना मार्केट. बिल्कुल, उनको तो मिस्टर लैंड एक्विजिशन बिल की प्रॉब्लम नहीं थी. आई एम सेइंग डोंट ओवरली थिंक कि मार्केट क्या सोचती है, बिकॉज मार्केट कुछ सोचती ही नहीं है. इन अ बिग पिक्चर सेंस गवर्नमेंट की चीजें ठीक जा रही हैं. मार्केट की अपनी स्टोरी है बेस्ड ऑन कि मैट आया कि नहीं आया, कि इंटरेस्ट रेट कट हुआ कि नहीं हुआ, कि अर्निंग्स अच्छी हैं गंदी हैं. वो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो एक्चुअली 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, 24 महीने में एनीवे दे विल नॉट एक्ट ऑन द मार्केट. इट्स अ सेंटिमेंट चेंज एंड वी अग्री दैट इट इज नीडेड, बट इट इज नॉट सो डायरेक्ट ऑन अ मिनट टू मिनट. अभी जैसे अगर GST 1 साल में आपने गाइडेंस मिली थी आपको गवर्नमेंट से कि हो जाना चाहिए, अब वो अगर मानसून सेशन में हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है. आप कंपनीज को देखिए ना कि कंपनीज में क्या गाइडेंस देते हैं और वो भी मीट नहीं होती है. लाइफ चलती रहती है. यू हैव टू सी प्रोग्रेस, एंड प्रोग्रेस एवरी फ्रंट पे है. लेकिन समीर सर, एक शायद फ्रंट ऐसा है जहां पर प्रोग्रेस नहीं हुई, उल्टा हम पीछे चले गए, जिसमें हमें लग रहा था कि ये सरकार अच्छा काम करेगी. शायद वो टैक्सेशन का मुद्दा है, जहां वोडाफोन वाले मामले में जो सरकार ने जिस तरह से अपना रुख बताया, और FIs के मैट के टैक्सेशन के मामले पर सरकार जिस तरह से काम करती हुई दिखी. क्या पूरे साल भर के लिहाज से अगर आप एक नेगेटिव ढूंढना चाहें तो बाजार के लिए या FIs के लिए यही होगा? करेक्ट. अगर आप नेगेटिव ढूंढना चाहें, और ये नेगेटिव ढूंढना नहीं चाहिए, नेगेटिव है, इसमें कोई शक नहीं है कि एक अगर आप देखें कि एक्ट ऑफ कमीशन, एक होते हैं एक्ट ऑफ ओमिशन, एक होते हैं कि प्रायोरिटी में हाई कर दिया, लो कर दिया, एक होता है कि आपने शुरू कर दिया लेकिन वो खत्म नहीं हुआ, एक होता है कि हमने कहा कुछ नहीं हो रहा चलो सेल्फ गोल कर लेते हैं. तो वो मैट है, तो उसका तो कोई जरूरी नहीं कि हम ढूंढ रहे हैं, वो एक्चुअली गलती हुई है. अब होपफुली कंटेन करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसमें भी 2 स्टेप आगे 1 स्टेप पीछे की कहानी चल रही है. बट वी आर होपिंग कि वो कंटेन तो हो गई है, खत्म नहीं हुई है. तो फिर FIs का जो रिएक्शन था बाजार पर मैट के बाद, क्या वो एक करेक्शन के लिए ट्रिगर की जो जरूरत थी वो मैट से आ गया, या फिर वाकई में इस मामले को इतना बड़ा सीरियस FIs मानकर चल रही है, जब तक ये मुद्दा नहीं सुलझेगा तब तक बड़ी तेजी बनना मुश्किल है? देखिए जी, ये मुद्दा बहुत सीरियस है. बिकॉज आप ये ना सोचें कि अभी इतने रुपए का खाली वो गया है, 600 करोड़ के वो गए हैं, जो भी क्या कहते हैं डिमांड. बिकॉज इसमें आई गेस की लास्ट ईयर की डिमांड इंक्लूडेड नहीं है, जो सबसे बेस्ट ईयर रहा मार्केट और फॉरेनर और सब इन्वेस्टर्स के लिए, 2014 कैलेंडर ईयर, जो यहाँ पे होगा, जो भी 14-15 होगा हमारे टैक्स के लिए. तो इसलिए वो $50,000 के लिए भी उतनी लड़ाई करेंगे, बिकॉज दैट इज नॉट द एंड. ये तो नहीं है खाली $50,000 दे दीजिए और मैट की प्रॉब्लम खत्म हो गई. वो है कि अभी 14-15 का क्या होगा. सो ये इशू वैसे सीरियस है. द ओनली थिंग व्हाई आई एम सेइंग, 2 बातें गवर्नमेंट ने उसके बाद करी. एक, उन्होंने अपने आप कहा कि ये टैक्स ड्यूटी कंट्री के इन्वेस्टर्स पे नहीं होगा अप्लाई.
एंड सेकंड उन्होंने जो ये नई कमिटी बनाई विद सम रिटायर्ड व्हाटएवर इनकम टैक्स का, हाँ मिस्टर शाह का, कि वो उनके अब क्लैरिफिकेशन होगी या कुछ थोड़ा सा होगा, बट उसके बाद सपोज वो शाह कमेटी कहती है कि गलत है, तो फिर भी आपको रेट्रोस्पेक्टिव करना पड़ेगा। मेन थिंग एक गलती मेरे हिसाब से ये जो मैंने अखबार वगैरह में पढ़ा, जो लोगों के कमेंट्स एंड एक दो कॉन्फ्रेंस कॉल्स, कि आपके पास दोनों आंसर्स थे। एक एडवांस रूलिंग ने बोला था कि ये मैड एप्लीकेबल है, एक ने बोला था नहीं एप्लीकेबल है। दे डेलिबरेटली चोज द वन विच सेड कि एप्लीकेबल है। सो आई डोंट नो वेदर इट वाज समथिंग दे हैड नो चॉइस, बट जो भी है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम तो है। इट्स नॉट कि ओवर हो गया है, बट बाकी चीजें और बाकी लोग जैसे जिनको इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जैसे हमें हमारे जैसे 70-80% लोग, अब वो कहेंगे हाँ गलत है लेकिन चलो अब हम बच गए तो आगे चले, काइंड ऑफ थिंग। हू नोस। चलिए कम से कम आप बचे हैं। लेकिन समीर सर, एक इंडियन मार्केट्स पर आए लोग से पहले एक ग्लोबल मार्केट्स पर खास तौर से चाइना के बाजारों में जिस तरह की जबरदस्त तेजी बन रही है, काफी लोगों से मैं ये सुन रहा हूँ कि अब लोग हिंदुस्तान के बजाय चीन में पैसा लगाना ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा ही, और ऐसा है तो क्या वजह है इसकी? देखिए जी, जो लोग ये कर रहे हैं, जो कह रहे हैं वो तो ठीक है, उनको कहने दीजिए, लेकिन जो कर रहे हैं उन्होंने अपनी लैक ऑफ इंटेलिजेंस पहले ही आपको दिखा दी है। क्योंकि अगर लोग इस बेसिस पे मार्केट चेंज करते हैं कि कौन सी मार्केट चल रही है, तो आप सोचिए कि मई 2014 में वो कौन सी मार्केट में पैसे डालते हैं। बिकॉज फ्रॉम सितंबर 2013 टू मई 2014 सबसे ज्यादा मार्केट चल रही थी इंडिया की, तो उन्होंने मई और जून 2014 में सबसे ज्यादा पैसे इंडिया में लगाए होंगे। अब उसको अगर आप एक साल देखें तो एक साल में इंडियन की मार्केट अप है 5% और चाइना की अप है 40%। तो अब वो लोग इंडिया में अगर वो इस बेसिस पे आए थे, क्योंकि इसका मतलब है वो सितंबर 2013 में नहीं आए थे, बिकॉज सितंबर 2013 में इंडिया की मार्केट नहीं चल रही थी। तो अगर आप पिछले 8-9 महीने या एक साल की परफॉर्मेंस देख के मार्केट चूज करते हैं तो आप हमेशा ही गलत मार्केट में जाएंगे। तो इन लोगों को करने दीजिए अगर वो कर रहे हैं, लेकिन इनको फॉलो करना, दे हैव ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेटेड जस्ट इन लास्ट 1 year कि दे वर रॉन्ग इन ऑन दैट बेसिस। दे केम टू इंडिया मे बी इन May, June of 2014 एंड दे आर अप बट मच लेस देन चाइना। सो ये कोई लॉजिक नहीं है, जिसको करना है वो थोड़ा बहुत कर ले। इट इज नो प्रूफ कि ही इज आइदर इंटेलिजेंट और समबडी टू बी फॉलोड। लेकिन समीर सर, फिर इंडियन मार्केट में अब तेजी का ट्रिगर क्या बनेगा? किस वजह से फिर से FIs बाजार में आएंगे? किस वजह से हमारा बाजार यहाँ से ऊपर जाएगा? पहली बात तो यह है कि हम तेजी डिफाइन कर लें कि है क्या। लास्ट ईयर की तेजी थी जब लोगों के NAVs अब थे 50, 70, 80%। इस साल की तेजी का डेफिनेशन है 15%। एक्सपेक्टेशन कम हो गई। पहले ये एक्सेप्ट करना है कि उसको नहीं होनी भी चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर वाज एन इवेंट विच वाज टू ओवरकम कि 2013 में हमारे करेंसी कुछ 30% उड़ गई थी बीच में। लोगों ने अज्यूम किया था कि इंडिया बैंकरप्ट हो जाएगा। मैंने पुट लिखा था रुपी में 90 रुपीज में कि 90 रुपीज से ऊपर नहीं होगा, तो उसके मुझे 2% किसी ने दे दिए थे पर्सनली। तो पॉइंट इज ये इट इज वॉज ऑल्सो एडजस्टमेंट फॉर द फैक्ट कि आपने बहुत ज्यादा गलत अज्यूम किया था इंडिया के बारे में, जो उतना गलत नहीं हुआ। तो अगर आप तेजी की डेफिनेशन को, इसलिए हम तेजी गिनते हैं कि फॉर एन इंडियन इन्वेस्टर उसके बाद 3 चॉइसेस हैं, या तो बैंक में रखे और इंटरेस्ट दे, टैक्स दे, या फिर वो गोल्ड में रखे या वो रियल एस्टेट में रखे। तो उसके चौथा है स्टॉक्स, एंड हिज बेस्ट रिटर्न विल बी इन स्टॉक्स इज व्हाट वी बिलीव। हमारे अपने लिए है कि हम नेट बढ़ाएं या कैश रखें या शॉर्ट करें, तो हमारा भी है कि नेट हाई। तो दैट इज व्हाट इज बुलिशनेस। पहले वो अगर आप सेम टर्म्स में बात नहीं करेंगे तो लगेगा कि लास्ट ईयर की तरह थोड़ा रिटर्न हो सकता है, नहीं हो सकता, बट फिर भी एडिक्वेट हो सकता है। एंड देन वन डे यूल गेट मोर बिकॉज दैट इज द नॉर्मल लॉन्गर टर्म थिंग। बट अभी इफ यू कैन मेक एनुअलाइज्ड इन अ ईयर 14-15%, it is very good and that's why we are bullish. तो फिर ये समीर सर, ये समझना मानना सेफ है कि 8000 के आसपास बॉटम बन चुका है, या फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और उससे ज्यादा की बहुत ज्यादा डाउनसाइड रिस्क इंडियन मार्केट्स में नहीं दिखती, वो लेवल्स अट्रैक्टिव है जहां पैसा लगाया जा सकता है? ये जी 8000 और 800, 8200, 500 की जो चीज है, ये ओवर एनालिसिस है फॉर समबडी जिसके पहले 50, 60, 70% लगे हुए, उसने लास्ट 5 लगाने हैं। हमारी ऑडियंस के पास तो 2% पैसे हैं नहीं स्टॉक मार्केट में। वो एक्चुअली आप देखें कि वो खुश किस बात पे होते हैं? वो खुश होते हैं कि जी मैंने 1 लाख रुपए के शेयर खरीद लिए, वो 1.5 लाख के हो गए। उनसे पूछेंगे, वो सबको बोलेंगे हमने ना 50% रिटर्न बना लिया। उनको बोलिए आपने पैसे परसेंटेज ऑफ योर ओन नेटवर्थ कितना डाला था,
1% पैसे मार्केट में डाल के उसमें 25% बनाने में उनको ज्यादा इंटरेस्ट है दैन की 20% पैसे मार्केट में डाल के उसमें 12% बनाए। लोगों को खाली परसेंटेज रिटर्न में इंटरेस्ट है, नॉट इन एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ मनी मेड। सो हमारा गेम अलग है। वी वांट टू मेक एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ मनी बाय एलोकेटिंग हायर टू द मार्केट, नॉट सो मच कि हमारा एक स्टॉक चल गया। वो कहानी खुश करने के लिए और पार्टीज एंड कॉकटेल्स के लिए होती है। एक्चुअली अमाउंट ऑफ पैसे कितने बनाए हैं। बिल्कुल। लेकिन समीर सर, अब अगले साल के लिए आप क्या कुछ एक्शन सरकार की तरफ से देखना चाहते हैं जिससे कि फिर से फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़े, हिंदुस्तान की स्टोरी पर और भरोसा बढ़े? नहीं, देखिए पहली बात ये कि अगर आप और सोचिए, गवर्नमेंट ने बहुत काम किए हैं, लेकिन वो काम चाहे कुछ लाख से भी हुए, जैसे ऑयल प्राइस डिक्लाइन, लेकिन उससे क्या होता है कि उससे पूरी मार्केट बेनिफिट नहीं करती है। अगर आप आज अनाउंस कर दिया जैसे गवर्नमेंट ने कि हम रूरल इंडिया में या एक्चुअली इंडिया में डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर करेंगे, इसका क्या मतलब हो? या करप्शन के पैसे बचाएंगे। इसका मतलब पहले अगर आप $100 एक गांव में भेजते थे और 100 लोग हैं तो सबको $1 मिलना चाहिए था, लेकिन 95 या 98 लोगों को $50 मिलते थे और बाकी ₹50 वो 2 आदमी ले जाते थे, सपोज, जो भी हु आर कंट्रोलिंग इट। अगर आपने अब करप्शन कम कर दी तो उन 2 आदमियों के पैसे खत्म हो गए, लेकिन वो बाकियों में बट गए। अब आप कार की सेल आपकी बढ़ेगी नहीं, क्योंकि वो तो करप्शन के पैसों से आती थी, सपोज आई एम सेइंग इन थियरी। सो देयर आर मेनी थिंग्स लाइक दैट। अगर आज बोलिए आज कि हम फूड इन्फ्लेशन कम करना चाहते हैं, बिकॉज इन्फ्लेशन कम करना चाहते हैं, तो हमने इसलिए MSP नहीं बढ़ाया। अब MSP नहीं बढ़ाया, इंडिया के लिए जरूरी था बिकॉज फूड इन्फ्लेशन वॉज वेरी हाई, देयरफॉर इंटरेस्ट रेट्स आर वेरी हाई। लेकिन आज आप फार्मर से पूछिए, कहेगा मैं तो लुट गया। सो द पॉइंट इज कि ये जो बिग स्टेप्स हैं वो अलग अलग आप देखें सारे ठीक लिए हैं, लेकिन उसका आपको इस समय खुशी नहीं मिलेगी। मैंने इसका एग्जांपल एक और दिया। सपोज आज हम डिसाइड करें गवर्नमेंट कि एवरी स्कूल में किड्स हैव टू डू एक्सरसाइज फॉर 1 hour इन द मॉर्निंग, तो उनको 1 घंटे जल्दी आना है ताकि वो हेल्दी रहे, उनकी लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम ना, उनका हैबिट लाइफस्टाइल चेंज हो जाए, वो खाली कंप्यूटर गेम ना खेलने। ये अच्छी बात है कि गंदी बात है? अब आप उन स्टूडेंट से पूछिए, वो तो बड़े दुखी लगेंगे कि हम सुबह 1 घंटा जल्दी उठना पड़ता है। वो पेरेंट्स बड़े दुखी लगेंगे क्योंकि उनको 1 घंटा पहले बच्चे को स्कूल जाने का प्लान बनाना है उन्होंने, तो वहां से वो ऑफिस जाते थे, अब वो वापस आएंगे क्या घर छोड़। तो द पॉइंट इज मेनी थिंग्स में लुक गुड बट देयर आर इंस्टेंट रिएक्शन ऑफ द पीपल हु आर हर्ट। आप आज बोल दीजिए हमने ब्लैक मनी पे अटैक किया है, अब ये तो नहीं हो सकता कि कोई उसका बेनिफिशियरी नहीं था। सारे बड़े खुश हैं कि जी ब्लैक मनी इंडिया में कम हो जाएगा, इंडिया डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा, सिंगापुर बन जाएगा। इस समय जो ब्लैक मनी के बेनिफिशियरीज हैं इंडिया में, उनका क्या बिहेवियर होगा? बिल्कुल। सो दीज थिंग्स द गवर्नमेंट इज डूइंग, दे शुड जस्ट कीप डूइंग। कई चीजें थोड़ी स्लोली करनी पड़ेगी ताकि इतना ज्यादा चेंज ना हो जाए इन गोइंग फ्रॉम सिचुएशन ए विच इज टोटली इम्परफेक्ट टू समवॉट परफेक्ट। देखो बेनिफिशरीज एंड लूजर्स, उनका बैलेंस करना पड़ेगा। 1 मिनट में सारे लूजर ना पहले बाहर आ जाए। एक इंटरेस्टिंग बात जो आप कह रहे थे कि पिछले साल हम लकी ज्यादा थे जब क्रूड और रुपया दोनों ही हमें सपोर्ट करता हुआ दिख रहा था, तो फिर इस वक्त जो सिचुएशन है, क्रूड भी अपने लोअर लेवल से 50% ऊपर है, अगर ऐसे देखें तो रुपए में भी लगभग 5-6 रुपए की एक ऊपर कमजोरी आ गई है। ऐसे में क्या लगता है आपको, 2 जून को पॉलिसी आने वाली है, क्या लगता है रेट कट हो पाएगा? इन्फ्लेशन के नंबर्स को देखकर आपकी क्या एक्सपेक्टेशन? अगर 2 जून को इंटरेस्ट रेट नहीं कट होता तो बहुत ही गलत होगा एंड वी विल बी डिसअपॉइंटेड। हमारा ये 75 या हमारा 75 नेट भी हमें कम करना पड़ेगा। वी आर अज्यूमिंग कि देयर विल बी अ कट, वी आर बेटिंग ऑन इट एंड एक्टिंग अकॉर्डिंगली, बट वी डोंट नो, हु नोस। होना चाहिए, नहीं 50 भी होना चाहिए, बट 50 मुझे लगता नहीं इनकी हिस्ट्री देखकर, और तो होना तो 50 बेसिस पॉइंट चाहिए, बट 25 करो, कुछ तो कीजिए। बिकॉज अगेन अगर आपने इंटरेस्ट रेट ओवर टाइम काटने हैं तो इससे बेटर टाइम क्या है? 5-6 महीने से WPI नेगेटिव चल रही है एंड जनरली government has shown कि it is managing the economy well. Government has restricted MSP increases broadly. It has kept the deficit has come below 4.1. अब आज भी आप शर्माएंगे तो कब होगा? लेकिन बैंक स्टॉक समीर अरोड़ा कहते हुए कि 5 दिन के बाद जो RBI की बैठक होने वाली है 2 तारीख को, उसमें होना तो दरअसल 50 बेसिस पॉइंट का कट होना चाहिए, लेकिन 25 का तो वो बेट कर रहे हैं कि होगा ही। लेकिन बाजार पर नजर डालिए, कमजोरी देखने को मिल रही है और सबसे बड़ा कल्पिट ITC ही है। 2.5% की गिरावट ये दिखा रहा है निफ्टी में। और आप देखिए टाटा पावर जिस तरह से ये सेंसेक्स से बाहर हो रहा है और
ये स्टॉक भी देखिए प्रेशर में है, 1.25% की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। बल्कि टाटा समूह के दूसरे स्टॉक भी देखिए, टाटा मोटर जिसके नतीजे कल आने वाले हैं, टाटा मोटर का डीबीआर भी लाल निशान के साथ ट्रेड कर रहा है और टाटा स्टील में भी 1.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये कुछ टाटा ग्रुप के स्टॉक्स जो आज प्रेशर में कारोबार कर रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ल्यूपिन में जो सेंसेक्स में 22 तारीख से अगले महीने शामिल होगा। लेकिन वक्त है आपसे इजाजत लेने का। पहला सौदा में आज मुझे इजाजत दीजिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज IPL, बताएंगे आपको किस तरह से ओपनिंग होगी कमोडिटी बाजार की। साथ ही मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने पर हमारे साथ होंगे गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन आदि गोदरेज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।